बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एजुकेशनिस्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज ऑरवेल का लिखा गया एक शोर आफाक नावल 1984। जॉर्ज ऑरवेल जिसका रियल नेम एरिक आर्थर ब्लेयर था, ये जॉर्ज ऑरवेल जो है ना इंडियन बॉर्न इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। 1903 बंगाल इंडिया में पैदा हुए, 1950 में इनकी डेथ हो गई। इस वीडियो में नावल की कहानी को जितने अच्छे से हो सका बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द नावल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस नावल। अप्रैल का महीना था और घड़ी 13 बजा रही थी। जी हाँ, इस नावल में 13 बजते हैं और इस तरह के और भी ढेर सारे अजीब अजीब काम होने हैं, तो परेशान नहीं होना, इस नावल में कुछ भी मुमकिन है। ये कहानी है ओशिनिया की रियासत जिस पर हुक्मरानी है द पार्टी की, जिसके सारे काम ही अनोखे और निराले हैं। इस नावल में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां हुकूमत हर चीज़ को कंट्रोल करती है, हर शहरी की ज़िंदगी पर हुकूमत की मुकम्मल निगरानी है। नावल का हीरो विंस्टन स्मिथ इस नावल में आउटर पार्टी में एक छोटे दर्जे का क्लर्क है जो कि रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में काम करता है। अपने फ्लैट की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। जिस डिपार्टमेंट में ये काम करता है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ। अपने डिपार्टमेंट का काम छोड़कर ये डायरी लिखने के लिए जा रहा है जिसे इसने लंदन में एक कबाड़िए की दुकान से ख़रीदा था, क्योंकि डायरी रखना और लिखना इस स्टेट में बिल्कुल क्राइम समझा जाता है। विंस्टन की एज 39 ईयर है और इसने ब्लू कलर की पार्टी यूनिफॉर्म पहन रखी है। यह आहिस्ता आहिस्ता बग़ैर आवाज़ निकाले ऊपर जा रहा है। यह हर दीवार पर एक बड़ा सा पोस्टर देखता है। एक आदमी का बड़ा सा चेहरा है जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। इस आदमी का नाम है बिग ब्रदर और इस पोस्टर के नीचे लिखा हुआ है बिग ब्रदर इज़ वाचिंग यू। ये बिग ब्रदर कौन है? ये बिग ब्रदर पार्टी का लीडर है। बेसिकली ये एक एंटिटी है जो कि हर जगह मौजूद है बट नज़र नहीं आता है, लेकिन इसके पोस्टर हर गली चौराहे और नुक्कड़ पर चिपके हुए हैं। हर दीवार पर लिखा है INGSOC। ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए द पार्टी ऑपरेट करती है। एक हेलीकॉप्टर हमेशा ऊपर की तरफ उड़ता रहता है, बिल्डिंग की विंडो के उस पार लोगों की जासूसी करता रहता है कि लोग घरों में क्या कर रहे हैं। विंस्टन को पता है जो भी करना है इंतहाई राजदारी से करना है। उसके रूम में भी एक टेली स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन फॉर्चुनेटली उसके रूम में थोड़ी सी जगह मौजूद है जो कि टेली स्क्रीन की नज़रों से ओझल है। द पार्टी के 4 डिपार्टमेंट्स हैं। जिस डिपार्टमेंट में विंस्टन काम करता है वो डिपार्टमेंट शहर में मीडिया और एजुकेशन को कंट्रोल करता है। इस डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ। ये डिपार्टमेंट हिस्ट्री को बदलता है ताकि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इसको रीराइट किया जा सके। एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पीस, जो इस शहर के लिए लड़ाइयाँ तरतीब देता है, जिसका मोटो है पीस इज़ वॉर। एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लव, जो डिपार्टमेंट इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करता है। चौथा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी। ये डिपार्टमेंट इस शहर में इकोनॉमिक अफेयर्स को देखता है। खाना भी इस शहर के लोगों को इतना ही देता है जिससे उनका पेट भरता है, लेकिन जी नहीं भरता है। विंस्टन स्मिथ ने पेन होल्डर से पेन निकाला, पेन को स्याही में डुबोया और ब्लैंक पेज पर लिखना शुरू किया। इस शहर में अपनी पर्सनल डायरी रखना इलीगल है। जो यहाँ डायरी लिखता हुआ पकड़ा गया या तो इसे मौत की सज़ा होगी या 25 साल के लिए उसको ओल्ड लेबर कैंप में भेज दिया जाएगा। जिस दिन ये डायरी लिख रहा था उस दिन 4 अप्रैल 1984 का दिन था। डायरी लिखते वक्त ये बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है। लिखता है कल रात मैंने एक मूवी देखी जिसमें एक शिप को हेलीकॉप्टर तबाह कर देता है। सुबह सुबह रेडी होती है और टीवी चैनल पर एक ब्रॉडकास्ट होती है। गोल्डस्टीन नाम का एक लीडर, इसकी लाइफ के बारे में बताया जाता है। गोल्डस्टीन बिग ब्रदर का सबसे बड़ा राइवल है। फिर टीवी पर बिग ब्रदर आते हैं और इस तरह से बोलते हैं, अपने 3 पार्टी स्लोगन अनाउंस करते हैं, पीस इज़ वॉर, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, इग्नोरेंस इज़ स्ट्रेंथ। ये सारी बातें विंस्टन अपनी डायरी में लिखता है। तब
दरवाजे पर दस्तक होती है। ये हड़बड़ा कर उठता है और टेबल पर डायरी बंद करना भूल जाता है। दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खोलता है। सामने दरवाजे पर पड़ोसन मिसेस पार्सन खड़ी हैं। वो बोलती हैं, विंस्टन, बर्तन धोते हुए मेरी सिंक बंद हो गई है, यानी नाली, क्या तुम इसे खोल दोगे? ये गया और देखा कि मिसेस पार्सन के बच्चे गवर्नमेंट की यूनिफॉर्म पहनकर घूम रहे हैं, पढ़ने लिखने की बजाय। विंस्टन जिस दुनिया में रहता है, इस दुनिया में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं, प्यार नहीं, दोस्ती नहीं, सिर्फ है तो डर, नफ़रत और दर्द। ये डायरी साइड पर रखकर अपने काम पर जाता है। इसके वर्क प्लेस पर एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की काम करती है जिसका नाम उसे मालूम नहीं है, बल्कि इसे काले बालों वाली लड़की के नाम से जानता है, जो रोज़ उसके ख्वाबों में आती है। एक दिन ये ख्वाब में देखता है कि ये लड़की इसकी जानब बढ़ती है, अपने कपड़े उतार रही होती कि ज़ोर से सीटी बजती है और इसका ख्वाब टूट जाता है। यहाँ किसी को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ सब बातें ऑफिशियल होती हैं। इस बात से विंस्टन को सबसे ज़्यादा नफ़रत है। इस गवर्नमेंट ने सारी हिस्ट्री बुक्स जला दी हैं और ये हिस्ट्री अपने हिसाब से रीराइट करती है। बेसिकली ये खुद, यानी विंस्टन खुद भी पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है, न्यूज़ आर्टिकल लिखता है, सिर्फ वही लिखता है जो पार्टी की फेवर में जा रही हूँ, पार्टी की तारीफ़ें करता है, बुराई कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसको ऊपर से ऑर्डर आते हैं। उनका मकसद ये बताना होता है कि पार्टी जो भी करती है एकदम सही करती है, पार्टी की सोच कभी गलत नहीं हो सकती है। एक दिन विंस्टन कैंटीन पर बैठा लंच कर रहा होता है तो उसे किसी लैंग्वेज के एक्सपर्ट दोस्त से कुछ बातें करनी होती हैं। उसका दोस्त बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है जिसका नाम साइम है। विंस्टन को लगता है कि एक दिन इस बंदे को इसके थाट की वजह से थाट पुलिस पकड़ लेगी। थाट पुलिस वो इदारा है जो लोगों की सोच और ख्यालात पर नज़र रखता है। अगर कोई पार्टी के ख़िलाफ़ बोलता है तो इसे फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये सरकार हर तरीके से लोगों को कंट्रोल करना चाहती है ताकि लोग बिना सवाल किए पार्टी को सपोर्ट करते चले जाएं। इसलिए बिग ब्रदर और उसकी पार्टी ये चाहती है कि लोग पिछले सारे फैक्ट्स को भूल जाएं। अब वहीं कैंटीन पर बैठे बैठे विंस्टन की नज़र उस काले बालों वाली लड़की पर पड़ती है जो उसकी तरफ ही देख रही होती है। उसको लगा कि कहीं ये लड़की मेरी जासूसी तो नहीं कर रही, कहीं पुलिस ने तो इसे नहीं भेजा। अब ये भी इलीगल है यहाँ किसी से आंखें चार करना। तभी एक हॉर्न बजता है और सब लोग अपने काम पर चले जाते हैं। इस स्टेट में सेक्स के लिए भी एक रूल बना हुआ है कि सेक्स होगा तो सिर्फ मैरिड कपल के दरमियान होगा और लोगों को हस्बैंड वाइफ भी ये पार्टी ही सिलेक्ट करके देती है। विंस्टन को भी वाइफ इस पार्टी ने ही सिलेक्ट करके दी थी। वाइफ से बच्चा ना होने की वजह से दोनों में अलहदगी हो गई। पार्टी हमेशा से दावा करती है कि जब से हम पावर में आए हैं तब से यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। इससे पहले जो पार्टियाँ हुकूमत में थीं उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ तबाही की है। अब हम इन खराबियों को ठीक कर रहे हैं और लोग उनको मानते हैं जैसा कि पार्टी बोलती है। पार्टी हमेशा फैक्ट में हेर फेर करने की कोशिश करती है। जिसने भी पार्टी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की इसका बहुत ही बुरा हशर हुआ। पार्टी कहती है कि 2 और 2 5 होते हैं तो 5 ही होते हैं, 4 कोई नहीं कर सकता। अब जिस डिपार्टमेंट में विंस्टन काम करता है वहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम ओब्राइन है, जिसे देखकर विंस्टन को हमेशा लगता है कि इस आदमी की सोच भी मेरी तरह ही है। ये भी बंदा पार्टी से नफ़रत करता है और ब्रदरहुड का मेंबर है। एक दिन विंस्टन घर से निकलता है तो रास्ते में अचानक एक रॉकेट बम आकर गिरता है। गली में जाकर विंस्टन उसको देखने की कोशिश करता है तो नोटिस करता है कि काले बालों वाली वो लड़की उसका पीछा कर रही है और उसके पास से गुजरते हुए उस लड़की ने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया, किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया कि उसे पहचानती भी है। इसलिए इसे श्योर हो गया कि कहीं ना कहीं ये लड़की उसका पीछा कर रही है। उसको लगा कि ये शायद पुलिस वाली है। इसके ठीक 4 दिन बाद पता है क्या हुआ? विंस्टन अपने काम पर जा रहा था कि वो काले बालों वाली लड़की उसके पास से गुजरते हुए अचानक स्लिप हो गई और गिर गई। विंस्टन ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो इसने विंस्टन के हाथ में एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा थमा दिया, किसी की नज़र में आए बिना। ये डर गया। इसने वो कागज़ का टुकड़ा छुपा लिया। बाद में जब उसने वो कागज़ का टुकड़ा पढ़ा तो इस पर लिखा था आई लव यू। विंस्टन ने बाद में उसे लंच रूम में देखा लेकिन उस तक जाने की हिम्मत ना कर सका।
फाइनली एक वीक बाद उन्हें एक साथ लंच करने का मौका मिल गया। दोनों में ये तय पाया कि वो विक्ट्री स्क्वायर में मिलेंगे क्योंकि वो रश वाली जगह है और सेफ़ है, और वहाँ पर यह तय हुआ कि उनकी नेक्स्ट मीटिंग कहाँ होगी। बाद में ये दोनों तय करदा जगह पर पहुँचे। लड़की ने उसे बताया कि उसका नाम जूलिया है। विंस्टन ने उसे बताया कि उसे मालूम नहीं था कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। मैं समझा कि तुम शायद थार्ड पुलिस की तरफ से हो और एक तरह की एजेंट हो। मैं तुम्हारा मर्डर करने वाला था। लड़की ये सुनकर हंस पड़ी। लड़की ने उसे बताया कि वो एंटी सेक्स लीग में काम करती है और विंस्टन से बोली कि तुम मुझे इसलिए पसंद आए हो कि तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से लगता है कि तुम भी पार्टी से नफ़रत करते हो। ये जूलिया वैसे तो जूनियर एंटी सेक्स लीग में काम करती है, लेकिन ये बहुत से पार्टी मेंबर के साथ सो चुकी थी। लेकिन विंस्टन को इससे कोई इशू नहीं था क्योंकि जितने लोगों के साथ ये सोई होगी इतने ही ज़्यादा पार्टी से नफ़रत करने वाले लोग मौजूद होंगे। इनकी मुलाकातें और बातें सब इलीगल था। जूलिया और विंस्टन की मुलाकात दरख्त के नीचे तन्हाई में हुई। जूलिया ने विंस्टन को किस किया और यहाँ से उनकी प्रेम कहानी यानी लव स्टोरी का आगाज़ हुआ। याद रखना, ये लड़की जूलिया बहुत सारे इलीगल काम करती है। अब विंस्टन भी इसके साथ मिलकर एक इलीगल काम कर रहा है। इसने प्राइवेसी में लड़की के साथ इंटरकोर्स किया और दोनों सो गए। जब ये उठा तो उसे एहसास हुआ उसने गलत किया, पार्टी के रूल्स को तोड़ा है। इसके बाद दोनों अलग अलग रास्तों से लंदन गए। इन दोनों की फ्रीक्वेंटली मुलाकातें नहीं होती थी क्योंकि इन दोनों के जो जॉब आवर्स थे उनमें डिफरेंस था। इसके बाद इनकी मुलाकात हुई एक ओल्ड चर्च में। इस चर्च में भी उन्होंने इंटरकोर्स किया। फिर जूलिया ने उसे अपने बारे में बताया कि इसकी उम्र 26 ईयर है और ये हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल में उसके साथ 100 गर्ल्स और भी हैं। ये जो भी काम करती है उसे एंजॉय करती है। बिग ब्रदर की एनालॉजी इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिग ब्रदर को ये नापसंद करती है और साथ इसकी पार्टी को भी नापसंद करती है। ये भी बताती है कि उसे छोटे मोटे क्राइम करने में मज़ा आता है। एक माह बाद विंस्टन उसी कबाड़ी की दुकान पर मिलने जाता है जहाँ से उसने डायरी ख़रीदी थी। उसके नीचे एक बेसमेंट था। बेसमेंट को देखने के बाद विंस्टन को लगा कि ये बेसमेंट सेफ़ है, लिहाजा इसने चुपके से वो रेंट पर ले लिया और अब वो वहाँ पर जूलिया से अक्सर मिलने लगा। और कबाड़िए ने भी लॉयल्टी दिखाते हुए उनको अश्योर किया कि परेशान नहीं होना, उनका ये सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा। विंस्टन और जूलिया जानते थे कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ लव को पता चल गया तो वो उन्हें आड़े हाथों लेगी और उन पर इतना टॉर्चर करेगी कि उनकी मौत भी वाकई हो सकती है। बेसमेंट में जहाँ पर ये मिला करते थे वहाँ पर काफ़ी तादाद में चूहे मौजूद थे और हमारे हीरो साहब यानी मिस्टर विंस्टन स्मिथ चूहों से बहुत ज़्यादा डरते थे। अब जूलिया और विंस्टन ने जैसे अपनी एक अलग ही दुनिया बना रही हो। अब वो बड़े मज़े में थे और अपनी मर्ज़ी से अपनी जो टर्म्स हैं, जो नॉर्म्स हैं वो तय करते थे। लेकिन साथ वो ये भी जानते थे कि एक ऐसी दुनिया के बशिंदे हैं, अगर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे तो दुनिया तो क्या हिस्ट्री से भी गायब कर दिए जाएंगे और रिकॉर्ड से भी। कोई ये नहीं बता सकेगा कोई ऐसा इंसान दुनिया में मौजूद भी था। ये हुकूमत सब कुछ ख़त्म कर देती है, उसका नामो निशान तक मिटा देती है, जिसे ये एवोपोरेशन के नाम से याद करती है। एक दिन विंस्टन जूलिया को बताता है कि पार्टी में एक बंदा काम करता है जिसका नाम ओब्रायन है। मुझे लगता है कि वो भी मेरी और तुम्हारी तरह पार्टी से नफ़रत करता है। क्यों ना हम एक ऐसे लोगों की एक टीम बनाएं और पार्टी के ख़िलाफ़ काम करें। जूलिया और विंस्टन में एक ही फ़र्क है। जूलिया छोटे लेवल पर पार्टी के ख़िलाफ़ काम करना चाहती है, लेकिन विंस्टन तो पार्टी का तख्ता पलटने की सोच बना के बैठा है। एक दिन विंस्टन को ओब्रायन ने रास्ते में रोक लिया। अब विंस्टन को ये पता था कि ओब्रायन ने उसे रोककर अच्छा नहीं किया। अगर बिग ब्रदर ने उसे देख लिया तो इसकी लाइफ ख़तरे में आ जाएगी। ओब्रायन ने विंस्टन से कहा कि अगर तुम मेरे घर आओगे तो तुम्हें मैं न्यू स्पीक डिक्शनरी के लिए की 3rd एडिशन के लिए लोन दूंगा। विंस्टन समझ गया कि डिक्शनरी के ज़रिए जो पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ करना चाहता है इसकी प्लानिंग के लिए इसको बुलवा रहा है। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। एक सुबह जब वो उठा तो वो रोने लगा। शायद वो इमोशनल हो गया था, कोई ऐसा ख्वाब देख लिया था उसने। वो उसी कबाड़िया के रूम में था जहाँ वो जूलिया से मिलता था। जूलिया ने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो बोला आज मैंने अपनी माँ का सपना देखा है। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी माँ और बहन के साथ रहता था, वालिद तो थे नहीं। हमने इतनी गरीबी देखी है कि क्या बताऊँ। मैंने इस बिग ब्रदर की पार्टी की वजह से अपनी फैमिली को खोया है। ये पार्टी लोगों को ये यकीन दिलाने में लगी रहती है कि इनकी फीलिंग्स कोई मानी नहीं रखती हैं।
इसीलिए मुझे पार्टी से नफ़रत है। फिर वो जूलिया से कहने लगा कि तुम भी मुझसे मत मिला करो, नहीं तो ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। तो जूलिया ने कहा नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अब ये दोनों मोहब्बत में इतने डूब चुके थे कि दोनों एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। अब उन्होंने तय कर लिया कि बिग ब्रदर की वजह से वो एक दूसरे से मिलना बंद नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो क्या कर लेंगे, टार्चर करेंगे और जान से मार देंगे, लेकिन वो हमारे दिमाग में घुसकर इसे कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें एक दूसरे को पसंद करने से रोक नहीं सकते। वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद विंस्टन जूलिया के साथ ओब्रायन के घर गया। ये एक लग्जरी अपार्टमेंट था। ओब्रायन का नौकर उसे अंदर ले गया। ओब्रायन बैठा न्यूज़स्पीक का मैसेज पढ़ रहा था। उसने आते ही टेरी स्क्रीन को ऑफ़ कर दिया। टेरी स्क्रीन हर जगह पर नस्ब थी। ओब्रायन चूँकि इस पार्टी का सीनियर मेंबर था, उसको ये राइट था, जब वो चाहें तो तब स्क्रीन को ऑफ़ कर सकते थे। फिर इसने जूलिया और विंस्टन को बिठाया और शराब पेश की। विंस्टन ने पार्टी के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का खूब खुलकर इजहार किया और सब कुछ करने का इरादा ज़ाहिर किया सिवाय जूलिया को छोड़ने के। ओब्रायन ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दी जो उन्हें सिखाएगी कि प्लानिंग कैसे करनी है ताकि बिग ब्रदर की नज़रों से बच सकें। चंद दिन के बाद कबाड़िए के बेसमेंट में बैठा हुआ विंस्टन किताब पढ़ रहा होता है। जूलिया भी वहाँ मौजूद है। एक दरवाजे पर दस्तक होती है। ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। उन्होंने अंदर आते ही सबसे पहले जूलिया को पकड़ा, इसे खूब फेंटा लगाया और घसीटते हुए बाहर ले गए और क्रिमिनल के दरमियान में पटक दिया। ये पुलिस वाले मिनिस्ट्री ऑफ लव से आए थे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, वो कबाड़ी जिससे विंस्टन ने डायरी खरीदी थी उसका नाम चैरिंगटन था। वो दरअसल थॉट पुलिस का अंडर कवर ऑफिसर था। ओब्रायन ने उनकी कंप्लेंट की थी, उनकी रिपोर्ट की थी। उनको वो टार्चर रूम में ले गया। विंस्टन को रूम नंबर 101 में ले जाया गया। खूब टार्चर किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, सुइयाँ चिभोई गई और पूछा गया कि 2+2 कितने होते हैं। तो ये बोला कि 4 होते हैं। तो उन्होंने उसको खूब दोबारा से शौक दिए और दोबारा पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं। तो ये फिर बोला कि 4 होते हैं। वो बोले 2 और 2 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसे तब तक टॉर्चर किया गया, शॉक्स दिए गए जब तक विंस्टन ने 2 और 2 5 ना बोला और जब तक विंस्टन ने वो ना बोला जो ये सुनना चाहते थे। इसका मुंह एक पिंजरे में रख कर ऊपर से चूहे छोड़ दिए गए जिनसे ये सबसे ज़्यादा डरता था। तो चूहों के खौफ की वजह से इसके मुंह से निकला कि मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हो, सारी गलती जूलिया की है। इधर जूलिया का भी यही हाल हुआ, यानी बिग ब्रदर के डंडे ने उनका सारा प्यार व्यार, सारी कस्में, सारी वादे वो सारे गायब कर दिए। विंस्टन को लंबे अरसे तक टॉर्चर रूम में रखा गया। जब ये छूटा तो एकदम गंजा और बूढ़ा हो चुका था और उसके जिस्म पर ज़ख़म ही ज़ख़म थे। तकरीबन सारे दांत टूट चुके थे। इसने अपनी ये हालत देखी तो रो पड़ा और जब कुछ अरसे के बाद साफ़ अच्छे कपड़े पहनकर बाहर आया तो एकदम ये मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था, इसका ब्रेन वॉश कर दिया था। अब ये मानने लगा था कि 2 और 2 5 होते हैं। प्यार व्यार सब बकवास है। बिग ब्रदर जैसा बोलते हैं वही सही है। बिग ब्रदर लव्स यू, बिग ब्रदर इज़ योर ओन। विंस्टन को भी छोड़ दिया गया, जूलिया को भी छोड़ दिया गया, लेकिन ये दोनों बदल चुके थे। ये दोनों मिलते तो थे लेकिन सिर्फ काम की बात करते थे। इस नावल का एंड होता है कि विंस्टन एक कैफ़े में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ती है और उसको नज़र आता है बिग ब्रदर का वो बड़ा सा पोस्टर और वो आखिर लफ्ज़ जो बोलता है वो होते हैं बिग ब्रदर लव्स यू। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द नावल।